हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन किक ऑफ टू सक्सेस एनसीईआरटी समरी श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। और आज हम हैं क्लास 11 के चैप्टर 2 पर, जिसका नाम है पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, यानी डेवलपमेंट एंड ओरिजिन ऑफ अर्थ। तो हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। क्या आपको यह कविता याद है जो आपने अपनी नर्सरी की कक्षा में पढ़ी थी? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, बचपन से ही तारों भरी रातों ने हमें हमेशा आकर्षित किया है। आपने भी इन तारों के बारे में सोचा होगा और असंख्य प्रश्न आपके दिमाग में आए होंगे। कुछ इस प्रकार के प्रश्न जैसे कि आकाश में कितने तारे हैं, ये तारे कैसे बने, क्या कोई आकाश के अंत तक पहुंच सका है। इन प्रश्नों के अतिरिक्त भी कई प्रश्न हमारे दिमाग में आए हैं। इस अध्याय में आप जानेंगे कि ये टिमटिमाते छोटे तारे कैसे बने हैं। इसके साथ ही आप पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास की कहानी भी पढ़ेंगे। अब देखते हैं आरंभिक सिद्धांत पृथ्वी की उत्पत्ति का। पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न दार्शनिकों व वैज्ञानिकों ने अनेक लोकप्रिय परिकल्पनाएं प्रस्तुत की हैं। इनमें से एक प्रारंभिक व लोकप्रिय मत जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट का है। तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर मत है वो किसका है? जर्मन दार्शनिक इमैनुअल कांट का। ठीक है। 1796 ईस्वी में गणितज्ञ लाप्लास ने इसका संशोधन प्रस्तुत किया, जो निहारिका परिकल्पना के नाम से जाना जाता है, यानी नेबुलर हाइपोथेसिस। इस परिकल्पना के अनुसार ग्रहों का निर्माण धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ है, जो कि सूर्य की युवावस्था से संबद्ध थे। बाद में 1900 ईस्वी में चैम्बरलिन और मोल्टन ने कहा कि ब्रह्मांड में एक अन्य भ्रमणशील तारा सूर्य के नज़दीक से गुजरा। इसके परिणाम स्वरूप तारे के गुरुत्वाकर्षण से सूर्य सतह से सिगार के आकार का कुछ पदार्थ निकलकर अलग हो गया। यह तारा जब सूर्य से दूर चला गया तो सूर्य सतह से बाहर निकला हुआ यह पदार्थ सूर्य के चारों तरफ घूमने लगा और धीरे धीरे संघनित होकर ग्रहों के रूप में परिवर्तित हो गया। पहले सर जेम्स जीन, फिर हैरोल्ड जेफरी ने इस मत का समर्थन किया। यद्यपि कुछ समय बाद के तर्क सूर्य के साथ एक और साथी तारक की बात मानते हैं। ये द्वितारक या बाइनरी थ्योरीज के नाम से जाना जाता है। 1950 ईस्वी में रूस की ऑटो शिमट व जर्मनी के कार्ल वाइजर ने निहारिका परिकल्पना में कुछ संशोधन किया, जिसमें विवरण भिन्न था। इनके विचार से सूर्य एक सौर निहारिका से घिरा हुआ है, जो मेनली हाइड्रोजन, हीलियम और धूल कणों की बनी है। इन कणों के घर्षण व टकराने से एक चपटी तश्तरी की आकृति में बादल का निर्माण हुआ है और अभिवृद्धि प्रक्रम द्वारा ही ग्रहों का निर्माण हुआ है। अंततोगत्वा वैज्ञानिकों ने पृथ्वी या अन्य ग्रहों की ही नहीं वरना पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी समस्याओं को समझाने का प्रयास किया है। देखिए, अब इसकी मैं समरी समझाती हूँ कि क्या कह रहा है कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में दो परिकल्पनाएं प्रस्तुत हैं। एक तो एक तारक परिकल्पना, दूसरी द्वैतारक परिकल्पना। अब एक तारक में क्या कहा गया कि उत्पत्ति एक तारे से मानी है, पृथ्वी की उत्पत्ति, और जैसा कि पता चल रहा है द्वितारक में क्या कहा है, तो दो तारों से मानी है। ठीक है। अब देखिए, इसके एक तारक के समर्थक कौन है? सबसे पहले दिया था कांट और देन लाप्लास। ठीक है। इनकी जो परिकल्पना थी वो नेबुलर हाइपोथेसिस, निहारिका परिकल्पना। इन्होंने क्या कहा कि सूर्य का निर्माण धीमी गति से, मतलब जो पृथ्वी का निर्माण है वो धीमी गति से निकलते हुए पदार्थों से हुआ है। तो इस पैराग्राफ में बताया गया है कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति है उसके लिए दो थ्योरी है, तो एक तारक थ्योरी, दूसरी द्वितारक। ठीक है। एक तारक को सबसे पहले दिया था कांट ने और बाद में संशोधन किया था लाप्लास ने, जो कि निहारिका परिकल्पना या नेबुला हाइपोथेसिस से थी। इसमें कहा गया कि जो ग्रह हैं उनका निर्माण धीमी गति से, एक पदार्थ है जो धीमी गति से घूमते हुए पदार्थों के बादल से हुआ है। ठीक है। बाद में इसमें चैम्बरलिन और मोल्टन ने भी अपना योगदान दिया कि भाई एक भ्रमणशील तारा था, मतलब घूमता हुआ तारा सूर्य के पास से गुजरा, मतलब ये सूर्य था, इसके पास से एक तारा गुजरा और उसकी आकर्षण शक्ति के कारण सिगार के आकार में पदार्थ आके निकल के और धीरे धीरे अलग हो गया। ठीक है। और जब ये तारा सूर्य से दूर चला गया तो सूर्य की सतह से बाहर निकला वो पदार्थ, जो मतलब ये जो तारा था अलग, तो ये जो पदार्थ था धीरे धीरे यही इसके चारों ओर घूमने लगा।
ठीक है, फिर हम बात करते हैं द्वितारक थ्योरी की। तो द्वितारक में क्या है कि पृथ्वी की उत्पत्ति में 2 तारों का योगदान है। उसमें सबसे पहले ऑटो श्मिट ने, रूस के थे, फिर कार्ल वाइजर ने अपना योगदान दिया और ये निहारिका परिकल्पना की कुछ संशोधन से ये आई थी। इसमें कहा गया कि जो सूर्य है वो सौर निहारिका, इसमें ऑलरेडी कहा गया कि सूर्य वो एक सौर निहारिका से घिरा हुआ है इस तरीके से, ठीक है। और ये जो मुख्यतः हाइड्रोजन, हीलियम और धूल कणों की बनी है, ठीक है। कणों की घर्षण से व टकराने से ये जो तश्तरी की आकृति में बदल गया और ग्रहों का ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, ग्रहों का निर्माण हुआ। इन्होंने प्रयास तो पूरा किया समझाने का, लेकिन समझा नहीं पाए। क्लियर। अब देखते हैं, ये तो था हमारा आरंभिक मत, मतलब सबसे पहले क्या थ्योरी दी गई। फिर अब हम बात करते हैं आधुनिक मत की, अभी क्या है इनका। तो इसमें है, कलर चेंज करते हैं, बहुत ब्लू हो गया है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति। कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति क्या थी। तो आधुनिक समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति संबंधी सर्वमान्य सिद्धांत बिग बैंग थ्योरी है और इसे एक्सपेंडिंग यूनिवर्स हाइपोथेसिस, विस्तारित ब्रह्मांड परिकल्पना भी कहा जाता है। 1920 ईस्वी में ठीक है, 1920 ईस्वी में एडविन 1920 ईस्वी में एडविन हब्बल ने प्रमाण दिए कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और समय बीतने के साथ साथ आकाशगंगाएं एक दूसरे से दूर हो रही हैं। ठीक है, आप प्रयोग कर सकते हैं कि ब्रह्मांड विस्तार का क्या अर्थ है। गुब्बारा लें, उस पर कुछ निशान लगाएं। देखो, इसको बता देती हूँ क्या है। उसने कहा है कि आप एक गुब्बारा ले लो, ठीक है, उस पर कुछ निशान लगा दो ऐसे ऐसे कलर से, फिर उसमें हवा भरो तो गुब्बारा इस तरीके से फूल जाएगा। तो क्या हो जाएंगे, निशान भी दूर दूर चले जाएंगे। तो उन्होंने भी यही कहा कि जब ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तो सब चीज़ें पास पास थी, लेकिन ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, यानी अब सब चीज़ें दूर दूर चली गई। तो उसको देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। दूसरी चीज़, बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार निम्न अवस्थाओं में हुआ है। देखिए कैसे, अब देखिए ये डायग्राम में बताया गया कि पहले ये ऐसे पास पास थे, दूर हुए और अब कितने दूर हो गए हैं। कि आरंभ में वे सभी पदार्थ जिनसे ब्रह्मांड बना हुआ अति छोटे गोलक एकांकी परमाणु के रूप में एक ही स्थान पर थे, जिनका आयतन अत्यधिक सूक्ष्म, तापमान और घनत्व तो अनंत था। बिग बैंग की प्रक्रिया में इस अति छोटे गोलक में भी भीषण विस्फोट हुआ है। इस प्रकार के विस्फोट की प्रक्रिया में बृहद विस्तार हुआ। वैज्ञानिकों का विश्वास है कि बिग बैंग की घटना आज से 13.7 अरब वर्ष पहले हुई। तो ये याद रखना है कि बिग बैंग की घटना कब की है, 13.7 अरब वर्ष पहले की। ब्रह्मांड का विस्तार आज से भी जारी है। विस्तार के कारण कुछ ऊर्जा पदार्थ में परिवर्तित हो गई है। विस्फोट के बाद 1 सेकंड के अल्पांश के अंतर्गत ही बृहद विस्तार हुआ। इसके बाद विस्तार की धीमी गति पड़ गई। बिग बैंग होने के आरंभिक 3 मिनट के अंतर्गत ही पहले परमाणु का निर्माण हुआ। बिग बैंग से 3 लाख वर्षों के दौरान तापमान 4500 डिग्री केल्विन तक गिर गया और परमाणुीय पदार्थों का निर्माण हुआ। ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया। ब्रह्मांड के विस्तार का अर्थ है आकाशगंगाओं के बीच की दूरी में विस्तार का होना। हॉयल ने इसका विकल्प स्थिर अवस्था संकल्पना के नाम से प्रस्तुत किया है। इस संकल्पना के अनुसार ब्रह्मांड किसी भी समय में एक ही जैसा है। यद्यपि ब्रह्मांड के विस्तार संबंधी अनेक प्रमाणों के मिलने पर वैज्ञानिक समुदाय अब ब्रह्मांड विस्तार सिद्धांत के ही पक्षधर हैं। अब देखिए, इसमें पहला हम देते हैं कि ये हुआ कि ठीक है, पृथ्वी की उत्पत्ति का या ब्रह्मांड के उसका थ्योरी। अब देखते हैं तारों का निर्माण। प्रारंभिक ब्रह्मांड में ऊर्जा व पदार्थों का वितरण समान नहीं था। घनत्वों की आरंभिक भिन्नता से गुरुत्वाकर्षण बलों में भिन्नता आई। मतलब कुछ कम घनत्व के थे, कुछ ज़्यादा घनत्व के थे, तो उनसे सबकी जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसमें भी अलग हो गया। इसके परिणामस्वरूप पदार्थों का एकत्रण हुआ। यही एकत्रण आकाशगंगाओं के विकास का आधार बना। क्लियर। आकाशगंगाओं के विकास का आधार क्या बना। एक आकाशगंगा असंख्य तारों का समूह है। आकाशगंगा का विस्तार इतना अधिक होता है कि उसकी दूरी प्रकाश वर्ष में 1000 प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। एक अकेली आकाशगंगा का व्यास 80,000 से 1,50,000 के बीच प्रकाश वर्ष के बीच हो सकता है। एक आकाशगंगा के निर्माण की शुरुआत हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होती है, जिसे निहारिका कहा गया है। ठीक है, नेबुला किसे कहते हैं। तो आकाशगंगा के शुरू में जो हाइड्रोजन गैस का बादल होता है उसको निहारिका कहते हैं। इस बढ़ती हुई निहारिका में गैस के झुंड विकसित हुए। झुंड बढ़ते बढ़ते घने गैसीय पिंड बने, जिससे तारों का निर्माण हुआ। और ऐसा विश्वास है कि तारों का निर्माण लगभग 5 से 6 अरब वर्ष पहले
हुआ है। क्लियर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट कि प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं। प्रकाश वर्ष, ठीक है, समय का नहीं, सबसे पहली बात नाम से लग रहा है प्रकाश तो समय का नहीं वरना दूरी का माप है। इंपॉर्टेंट चीज़, प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। विचारणीय है कि एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करेगा वह एक प्रकाश वर्ष कहलाएगा। तो एक डेफिनेशन है कि प्रकाश वर्ष क्या होती है, समय का, दूरी का एक माप है, ठीक है। और एक साल किसे कहते हैं, एक साल में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है वो प्रकाश वर्ष, ठीक है। यह 9.461112 किलोमीटर के बराबर है। पृथ्वी व सूर्य की औसत दूरी 14,95,98,000 है किलोमीटर। प्रकाश वर्ष के संदर्भ में यह है कि यह केवल 8.31 है, यानी जो सूर्य का प्रकाश धरती पर आने में समय लगाता है वो 8.311 है, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्रहों का निर्माण। पहली बात, तारे निहारिका के अंदर गैस के गुत्थित झुंड हैं। इन गुत्थित झुंडों में गुरुत्वाकर्षण बल से गैसीय बादल में क्रोड का निर्माण हुआ है तथा गैसीय क्रोड के चारों तरफ गैस व धूलकणों की घूमती हुई तश्तरी विकसित हुई है। अगली अवस्था में गैसीय बादल का संघनन आरंभ हुआ है और कोड को ढकने वाला पदार्थ छोटे गोलकों के रूप में विकसित हुआ है। ये छोटे गोले संसर्जन प्रक्रिया द्वारा ग्रहाणुओं में विकसित हुए हैं। संगठन कोलेजन की क्रिया द्वारा बड़े पिंड बनने की प्रक्रिया शुरू हुई। गुरुत्वाकर्षण बल के परिणामस्वरूप आपस में जुड़ गए और छोटे पिंडों की अधिक संख्या में ग्रहाणु हैं। अंतिम अवस्था में इन अनेक छोटे ग्रहाणुओं के संवर्धित होने पर कुछ बड़े पिंड ग्रहों के रूप में बने। नेक्स्ट हम बात करते हैं सौरमंडल की। तो देखिए हमारे सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं, 8, ठीक है। पहले 9 थे, आप सबको याद होगा, लेकिन 2006 में एक मीटिंग हुई थी, उसमें सबसे लास्ट का जो ग्रह था यम, उसको बौने ग्रह का दर्जा देके हटा दिया गया इनमें से, क्योंकि वो उसकी जो अपनी ग्रहों का पथ था ना उसको फॉलो ना करके दूसरों को क्रॉस कर रहा था। निहारिका को सौरमंडल का जनक माना जाता है। इसके ध्वस्त होने व क्रोड के बनने की शुरुआत लगभग 5 से 5.6 अरब वर्ष पहले हुई। ग्रह लगभग 4.6 से 4.56 अरब वर्ष पहले बने। हमारा सौरमंडल में सूर्य, तारा, 8 ग्रह, 63 उपग्रह, लाखों छोटे पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, ग्रहों के टुकड़े, एस्ट्रॉइड्स, धूमकेतु, कॉमेट्स और बृहद मात्रा में धूलकण व गैस हैं, ठीक है। अभी इसमें सब कुछ नहीं है जो बहुत ज़्यादा याद रखा जाए। इन 8 ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल इनर प्लेनेट कहलाते हैं क्योंकि ये सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के पास हैं, जबकि बाकी जो 4 हैं बृहस्पति, शनि, वरुण वो आउटर प्लेनेट कहलाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि पहले जो 4 ग्रह हैं वो क्या कहलाते हैं, उनको पार्थिव ग्रह भी कह देते हैं, टेरेस्ट्रियल बॉडीज़ भी कहते हैं। ये भी आप नाम याद रख सकते हैं, ठीक है। इसका अर्थ है कि ये ग्रह पृथ्वी की भांति ही शैलों और धातुओं के बने हैं और अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले ग्रह हैं। अन्य 4 ग्रह गैस से विशाल ग्रह या जोवियर ग्रह कहलाते हैं क्योंकि ये जुपिटर टाइप के हैं। देखिए ग्रह को 2 कैटेगरी में बांटा है, आंतरिक ग्रह या बाह्य ग्रह। आंतरिक का तो आपको पता है इनर प्लेनेट, इसका आउटर आउटर, ठीक है। ये पृथ्वी जैसे हैं इसलिए इनको टेरेस्ट्रियल कहा जाता है और ये जुपिटर बृहस्पति जैसे इन्हें जोवियन कहा जाता है, ठीक है। सेम है, इसमें भी 4 है और इसमें भी 4 है, ओके। ये याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है ये वाला। इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें से अधिकतर पार्थिव ग्रह यानी जो पृथ्वी जैसे हैं, टेरेस्ट्रियल बॉडीज़, हाइड्रोजन तथा हीलियम से बने सघन वायुमंडल है। सभी ग्रहों का निर्माण लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले हुआ है। ये भी एक फैक्ट है जो आपको याद रखना है। अभी तक प्लूटो को भी ग्रह माना जाता था, परंतु 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलिकी संगठन ने अपनी बैठक में कहा कि यह एक बौना ग्रह है। मैंने आपको पहले बताया था कि 2006 में इसको बौने ग्रह की संज्ञा दे दी जाती थी, क्योंकि क्या होता है कि ये जो सूर्य के चारों ओर हर ग्रह अपनी कक्षा में घूमता रहता है, लेकिन जो प्लूटो था
यम था उसका क्या, आप दूसरी की कक्षा में इंटरप्ट कर रहा था तो उसको उसमें से निकाल दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो ये जो है वो एक टेबल बनाई हुई है जिसमें हर ग्रह की सूर्य से दूरी, उसका घनत्व, उसका अर्धव्यास और उसके कुल कितने उपग्रह हैं ये बताए गए हैं। देखिए इसमें शनि के सबसे ज़्यादा है 30। ठीक है, और सबसे दूर कौन सा है, नेपच्यून। घनत्व किसका सबसे ज़्यादा है, पृथ्वी का। ठीक है, और अर्धव्यास सबसे ज़्यादा किसका है, शनि का। तो इस तरह से चीज़ें दी गई हैं। क्लियर, ये याद रखने वाली चीज़ नहीं है, नॉलेज के लिए आप देख सकते हैं, अदरवाइज़ इतना याद नहीं करने की ज़रूरत है। अब हम देखते हैं कि पार्थिव ग्रह जनक तारे के बहुत समीप बने हैं। जनक तारा यानी सूर्य। ठीक है, जनक तारा किसे कहा गया है, सूर्य को बहुत समीप बने हैं, जहाँ अत्यधिक तापमान के कारण गैसें संग्रहित नहीं हो पाई और घनीभूत भी न हो सकी। जोवियर ग्रहों की रचना अपेक्षाकृत अधिक दूरी से हुई। जोवियर यानी आउटर प्लेनेट। ठीक है, सौर वायु सूर्य के नज़दीक ज़्यादा शक्तिशाली थी, अतः पार्थिव ग्रहों से ज़्यादा मात्रा में गैस व धूलकण उड़ा ले गई। सौर पवन इतनी शक्तिशाली न होने के कारण जोवियर ग्रहों से गैसें नहीं हटा पाई, जो क्योंकि जोवियर ग्रह यानी बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण सूर्य से दूर हैं, वहाँ पर सौर पवन नहीं पहुँच पाई इतनी इफेक्टिव, इसलिए वो गैसें हैं वहाँ। पार्थिव ग्रहों के छोटे होने से इनकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति भी कम रही है, परिणामस्वरूप उनसे निकली हुई गैस इन पर रुकी नहीं। ठीक है, और उनकी मतलब जो आउटर प्लेनेट थी वहाँ रुक गई। ये बेसिक से अंतर है ग्रहों के, इनर और आउटर के। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा पृथ्वी का अकेला प्राकृतिक उपग्रह एकमात्र। पृथ्वी की तरह चंद्रमा की उत्पत्ति संबंधी मत प्रस्तुत किए गए हैं। सन 1838 ईस्वी में सर जॉर्ज डार्विन ने सुझाया कि प्रारंभ में पृथ्वी व चंद्रमा तेजी से घूमते हुए पिंड थे। यह पिंड डबल, बीच में पतला और किनारों मोटा की आकृति में परिवर्तित हुआ, अंततोगत्वा टूट गया और उसके अनुसार चंद्रमा का निर्माण उसी पदार्थ से हुआ है जहां आज प्रशांत महासागर के एक रूप में गर्त है। अब मैं इसे बता देती हूँ कि डार्विन कहते थे कि जो प्रशांत महासागर में गड्ढा है यानी मैरियाना ट्रेंच, वो ट्रेंच कैसे बना के उसमें से सूर्य जैसी बड़ी आकृति का एक पिंड निकल गया है और वो बना है। ठीक है, यानी चंद्रमा को उनके अकॉर्डिंग प्रशांत महासागर से निकला हुआ है गड्ढे का पदार्थ बताया गया है। यद्यपि वर्तमान समय के वैज्ञानिक इसमें किसी भी व्याख्या को स्वीकार ही नहीं करते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि पृथ्वी के उपग्रह के रूप में चंद्रमा की उत्पत्ति बड़े टकराव का नतीजा है, जिसे द बिग स्प्लैट कहा गया है। परंतु ऐसा मानना है कि पृथ्वी के बड़े बनने के कुछ समय बाद ही मंगल ग्रह के 1 से 3 गुना बड़े आकार का पिंड पृथ्वी से टकराया। इस टकराव से पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर अलग अंतरिक्ष में बिखर गया और टकराव से अलग हुआ यह पदार्थ फिर चंद्रमा के कक्ष में घूमने लगा। क्रमशः आज का चंद्रमा बना और यह घटना लगभग 4.4 अरब वर्ष पहले हुई। इसमें कुछ याद करने वाला नहीं है, यह केवल एक मत है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति। क्या आप जानते हैं कि प्रारंभ में पृथ्वी चट्टानी, गर्म और वीरान ग्रह थी जिसका वायुमंडल विरल था, जो हाइड्रोजन व हीलियम से बना हुआ था। यह आज की पृथ्वी के वायुमंडल से बहुत अलग था। तब कुछ ऐसी घटनाएं एवं क्रियाएं अवश्य हुई हैं जिनके कारण चट्टानी, वीरान और ग्रह पदार्थ एक ऐसे सुंदर ग्रह में परिवर्तित हुए हैं जहाँ बहुत सा पानी, जीवन के अनुकूल वातावरण उपलब्ध है। अगले कुछ भागों में आप पढ़ेंगे कि आज से 460 करोड़ सालों के दौरान इस ग्रह पर जीवन का विकास हुआ है। पृथ्वी की संरचना परतदार है। वायुमंडल के बाहरी छोर से पृथ्वी के करोड़ तक जो पदार्थ हैं वे एक समान नहीं है। वायुमंडलीय पदार्थ का घनत्व सबसे कम है। पृथ्वी की सतह से इसके भीतरी भाग तक अनेक मंडल और हर एक भाग की अलग विशेषता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं स्थल मंडल का विकास। ग्रहाणु एवं दूसरे खगोलीय पिंड ज़्यादातर एक जैसे ही घने और हल्के पदार्थों के मिश्रण से बने हैं। उल्काओं के अध्ययन से हमें इस बात का पता चलता है कि बहुत से ग्रहाणुओं के इकट्ठा होने से ग्रह बने हैं। पृथ्वी की रचना भी इसी प्रक्रम के अनुरूप हुई है। जब पदार्थ गुरुत्व के कारण सहंत हो रहा था तो उन इकट्ठा होते पिंडों ने पदार्थ को प्रभावित किया। इससे अत्यधिक ऊष्मा उत्पन्न हुई। यह क्रिया जारी रही और उत्पन्न ताप के पदार्थ पिघलने गलने लगा।
यह सब पृथ्वी की उत्पत्ति के दौरान और उत्पत्ति के तुरंत बाद हुआ। अत्यधिक ताप के कारण पृथ्वी आंशिक रूप से द्रव अवस्था में रह गई और तापमान की अधिकता के कारण ही हल्के और भारी घनत्व के मिश्रण वाले पदार्थों के घनत्व के अंतर के कारण अलग होना शुरू हुए। इसी अलगाव से भारी पदार्थ जैसे लोहा पृथ्वी के केंद्र में चले गए और हल्के पदार्थ पृथ्वी की सतह के ऊपरी भाग पर आ गए। सतह के समय के साथ यह ठंडे हुए, ठोस रूप में परिवर्तित होकर छोटे आकार के हो गए। अंततः हम पृथ्वी की भूप्रकृति के रूप में इसे मानते हैं। हल्के व भारी घनत्व वाले पदार्थों के पृथक होने की इस प्रक्रिया को विभेदन डिफरेंशिएशन कहा जाता है। ठीक है। और चंद्रमा की उत्पत्ति के दौरान भीषण संकट पृथ्वी का तापमान पुनः बढ़ा, फिर ऊर्जा उत्पन्न हुई। यही विभेदन का दूसरा चरण था। विभेदन की इस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी का पदार्थ अनेक परतों से अलग हो गया। पृथ्वी के धरातल से क्रोड तक कई परतें हैं, जैसे परपटी जिसे क्रस्ट कहते हैं, प्रवाल जिसे मेंटल कहते हैं, ब्राय कोर जिसे आउटर कोर और आंतरिक कोर इनर कोर कहते हैं। पृथ्वी के ऊपरी भाग से आंतरिक भाग तक पदार्थ का घनत्व बढ़ता है। हर एक परत की विशेषता का हम विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। ठीक है। तो देखिए इसमें ऐसा नहीं बताया गया है, बाकी जो इसकी थ्योरी है वो मैं आपको बताती हूँ। इसमें क्या कहा गया है, छोटा सा डायग्राम बनाते हैं कि जब पृथ्वी का बन रहा था तो जो हल्के घनत्व वाले पदार्थ थे वो ऊपर रह गए और भारी घनत्व वाले पदार्थ कहाँ चले गए, नीचे। ठीक है। नीचे का मतलब पृथ्वी के क्रोड में, जैसे कि लोहा हुआ आदि। ठीक है, ये हम मानते हैं। और जो हल्के थे वो ऊपर रह गए। पृथ्वी का जो ऊपरी भाग है उसे हम क्या कह देते हैं, भूमि, तो भूमि और परपटी, या फिर इंग्लिश में से क्या कह देते हैं, क्रस्ट, CRUST। ठीक है। ये जो दूसरा भाग है जिसे कह देते हैं प्रवार, या फिर इसको मेंटल भी कह देते हैं। 3 भागों में बांटा गया है अध्ययन की दृष्टि से। ये है इसका कोर। ठीक है। इसके 2 भाग किए गए हैं। ठीक है। ये वाला जो है ये क्या है, बाहर है इसलिए ब्राय कोर, और ये नीचे वाला अंदर है इसलिए क्या है, आंतरिक कोर। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे, ये मतलब पृथ्वी इस तरीके से है। ठीक है। और इसमें भी चारों तरफ ऐसे ऐसे भाग हैं और ये वाला भाग इसका आंतरिक भाग है, तो इस तरीके से यहाँ तक है पूरी। तो इसका पूरा अध्ययन किया गया है और इस तरह से बनाई गई है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है। ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, जैसे हम पृथ्वी में क्रमशः हो तो। ठीक है। तो क्या हो जाता है, घनत्व, कलर चेंज करते हैं, ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो घनत्व बढ़ेगा, तापमान बढ़ेगा और दाब भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, घनत्व इसलिए बढ़ता जाता है क्योंकि नीचे वाले पदार्थ भारी हैं। तापमान इसलिए बढ़ता जाता है क्योंकि पृथ्वी के आंतरिक भाग, ऊपर नेचुरल सी बात है तापमान कम है, धीरे की अंदर की ओर जाएंगे तो तापमान ज़्यादा रहेगा। और दबाव, ऊपर की परतों का जो दबाव है वो भी क्रमशः नीचे की ओर बढ़ता जाता है, इसलिए हो जाता है। अब इसमें भी अपन हर, जैसे आगे अध्ययन करेंगे तो क्रस्ट को भी, ये आउटर क्रस्ट, ये इनर क्रस्ट, या फिर इसे कह लेंगे ये अपर क्रस्ट, ये लोअर क्रस्ट, ये अपर मेंटल, ये लोअर मेंटल, ये अपर कोर, ये लोअर कोर। ठीक है। तो ये अपना डिवाइडेशन है। इसके बाद हम देखते हैं वायुमंडल व जलमंडल का विकास। पृथ्वी के वायुमंडल की वर्तमान संरचना में नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन का प्रमुख योगदान है। ठीक है। तो कौन सी 2 गैसों का, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का। वायुमंडल की संरचना व संगठन 8वें अध्याय में बताई गई है। वर्तमान वायुमंडल विकास की 3 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था में आदिकालिक वायुमंडल गैसों का हास्य है। दूसरी में पृथ्वी के भीतर से निकली भाप व जलवाष्प वायुमंडल के विकास में कैसे योगदान देती है। अंत में यानी तीसरी में वायुमंडल की संरचना को जैव मंडल के प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस से संशोधित किया गया है। क्लियर। अब हम देखते हैं और थोड़ा सा आगे का पार्ट। आरंभिक वायुमंडल
जिसमें हाइड्रोजन व हीलियम की अधिकता थी। सौर पवन के कारण पृथ्वी से दूर हो गया। ठीक है, हाइड्रोजन और हीलियम पृथ्वी से दूर क्यों हो गए? क्योंकि देखिए ये क्या था, अपना सूर्य था, इसके पास ये प्लेनेट किसका था? बुध था। ये क्या था? शुक्र। ये अपनी अर्थ, ये मंगल। फिर आगे क्या थे? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो क्या हुआ कि यहाँ से सौर ज्वालाएँ निकली, तो जैसे जैसे क्रमशः दूर जाते जाएंगे तो सौर ज्वाला का इफेक्ट कम होता जाएगा और यहाँ कंपैरेटिव ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो ये यही बात कह रहा है कि प्रारंभिक वायुमंडल जिसमें हाइड्रोजन व हीलियम की अधिकता थी, सौर पवन के कारण पृथ्वी से दूर हो गई। तो ये गैसें सूर्य की जो पवन थी उससे दूर चली गई। ऐसा केवल पृथ्वी पर ही नहीं बल्कि सभी पार्थिव ग्रहों पर हुआ। ये स्टार्टिंग वाले 4 क्या हैं? पार्थिव ग्रह हैं। अर्थात सभी पार्थिव ग्रहों से सौर पवन के प्रभाव के कारण आदिकालिक वायुमंडल या तो दूर धकेल दिया गया या समाप्त हो गया। क्लियर? वायुमंडल के विकास की पहली अवस्था थी ये। फिर अभी हाइड्रोजन और हीलियम हट गया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ? पृथ्वी के ठंडा होने और विभेदन के दौरान पृथ्वी के अंदरूनी भाग से बहुत सारी गैसें और जलवाष्प निकली। यहाँ हमने पढ़ा था ना कि पहले भाग में तो क्या होगा? वायुमंडलीय गैसों का ह्रास, तो हाइड्रोजन और हीलियम दूर चली गई यानी उनका ह्रास हो गया। दूसरे में हमने पढ़ा कि पृथ्वी के अंदर से निकली भाप जलवाष्प का वायुमंडल के विकास में योगदान। तो अंदर से जब गैसें निकल रही हैं तो वो कैसे योगदान देंगी? क्योंकि उन्हीं गैसों और जलवाष्प से आज के वायुमंडल का उद्भव हुआ है। आरंभ में वायुमंडल में जलवाष्प, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और अमोनिया अधिक मात्रा में और स्वतंत्र ऑक्सीजन बहुत कम थी। वह प्रक्रिया जिसमें पृथ्वी के भीतरी भाग से गैसें धरती पर आ गई, इसे गैस उत्सर्जन, डीगैसिंग कहा जाता है। लगातार ज्वालामुखी विस्फोट से वायुमंडल व जलवाष्प गैस बढ़ने लगी। ठीक है, विस्फोट हुआ तो क्या होगा? जलवाष्प और गैस बढ़ेगी, नेचुरल सी बात है। चीज़ें ठंडा होने लगेंगी। फिर से पृथ्वी के ठंडा होने के साथ साथ जलवाष्प का संघनन शुरू हो गया, क्योंकि जहाँ संघनन होता है वो सतह ठंडी हो जाती है। वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड की वर्षा के पानी में घुलने से तापमान में अधिक गिरावट आई। फलस्वरूप अधिक संघनन, अत्यधिक वर्षा हुई। पृथ्वी के धरातल पर वर्षा का जल गड्ढों में इकट्ठा हो गया, जिससे महासागर बने तथा पृथ्वी पर उपस्थित महासागर पृथ्वी की उत्पत्ति से लगभग 50 करोड़ सालों के अंतर्गत बने हैं। इससे हमें पता चलता है कि महासागर 400 करोड़ साल पुराने हैं। कितने पुराने हैं? लगभग 380 करोड़ साल पहले जीवन का विकास हुआ। यद्यपि 250 से 300 करोड़ साल पहले फोटोसिंथेसिस डेवलप हुआ। लंबे समय तक जीवन केवल महासागरों तक सीमित रहा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन बढ़ी। क्यों? क्योंकि पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर लेते हैं। धीरे धीरे महासागर ऑक्सीजन से संतृप्त हो गए और वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 200 करोड़ वर्ष पूर्ण रूप में भर गई। अभी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि जीवन की उत्पत्ति। पृथ्वी की उत्पत्ति का अंतिम चरण जीवन की उत्पत्ति का विकास से संबंध है। निसंदेह पृथ्वी का आरंभिक वायुमंडल जीवन के विकास के लिए अनुकूल नहीं था। आधुनिक वैज्ञानिक जीवन की उत्पत्ति को हर तरह की रासायनिक प्रतिक्रिया बताते हैं। इनमें सबसे जटिल जैव अणु कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर्स बने हैं तथा उनका ग्रुपिंग ऐसा समूहन था जो आपको दोहराता है और निर्जीव पदार्थों को जीवित तत्वों में परिवर्तित कर सकता है। हमारे ग्रह पर जीवन के चिन्ह अलग अलग समय में अलग अलग हैं। 300 करोड़ वर्ष पुरानी भूगर्भीय शैलें भी पाई जाती हैं तथा जब इसको सूक्ष्मदर्शी संरचना आज की ब्लू ग्रीन एलगी की संरचना से मिलती जुलती है। कल्पना की जा सकती है कि इससे पहले समय में साधारण संरचना वाली शैवाल रही होंगी और यह माना जाता है कि जीवन का विकास 380 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ। एक कोश के जीवाणु से आज के मुख्य मनुष्य तक जीवन का विकास का सार भूवैज्ञानिक काल मापक्रम से किया गया है, जो भूवैज्ञानिक काल मापक्रम को दर्शाया गया है। यहाँ भी इसी चैप्टर में आपको पेज 18 पर टेबल दी गई है, उसको अपन किसी दिन अलग से पढ़ेंगे क्योंकि वो अपने आप में एक टॉपिक है। अब हम यहाँ इनके क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पृथ्वी की आयु को बताती है। तो 46 करोड़, 46 लाख, 4600 करोड़ वर्ष, 13.7 अरब वर्ष और 13.7 खरब वर्ष। तो इसका आंसर है 4600 करोड़ वर्ष। ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप याद रख लें, बेहतर रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी अवधि
सबसे लंबी है। इयोन, कल्प, महाकल्प और युग। तो ये अपन कर लेंगे तो याद हो जाएगा, वैसे याद रख लीजिए इयोन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक है। सौर, पवन, सौर विवेदन, गैस उत्सर्जन, प्रकाश सहायक नहीं है। ठीक है, तो सौर पवन सहायक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसने हाइड्रोजन और हीलियम को जो अपने इनर प्लेनेट थे उन पर से हटा दिया। ठीक है, बाकी ये सब चीज़ें तो अपन ने पढ़ी। गैसों का उत्सर्जन हुआ, प्रकाश संश्लेषण हुआ और विभेदन हुआ। निम्नलिखित में से भीतरी ग्रह कौन से हैं? तो भीतरी ग्रह कौन से होंगे? जो पृथ्वी और क्षुद्रपट्टी के बीच के होंगे, यानी बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और आउटर कौन से होंगे? जो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, तो इसमें होगा कि सूर्य और क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच में पाए जाने वाले ग्रह। पृथ्वी पर जीवन निम्नलिखित में से लगभग कितने वर्ष पहले प्रारंभ हुआ है? तो 460 करोड़ वर्ष पहले प्रारंभ हुआ है। ठीक है, तो इसके साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपकी कोई क्वेरी हो तो उसको कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।